नॉर्वे में एक 13 साल का लड़का है मैग्नस कार्लसन नाम का, जो चेस में ग्रैंड मास्टर है। जी हाँ, एक 13 साल का लड़का। यही नहीं, जब वो चेस खेलता है तो अपनी अगली 15 मूव्स पहले से ही सोच के रखता है। और अपनी मूव्स तो छोड़िए, वो सामने वाले की मूव्स को प्रिडिक्ट और बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लेता है। मैग्नस के बारे में जानने के बाद मैं यही सोचता रहा कि चेस और बिजनेस कितना एक जैसा है। जिस तरह चेस में कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का प्लेयर अपने ओपोनेंट की अगली मूव्स गेस करके अपनी 12 से 15 मूव्स का प्लान बना लेता है, उसी तरह बिजनेस में भी एक्सपर्ट अपनी आगे की मूव्स प्लान करके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलॉन मस्क को ही ले लीजिए। मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी जब मुझे पता चला कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी सक्सेसफुल कंपनी का मालिक बचपन से ही चेस का माहिर खिलाड़ी रहा है। इलॉन के भाई किम्बल ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो जिस तरह अपनी क्लियरली चीजों को देख पाता है, मेरे जानने में ऐसा और कोई इंसान नहीं है जो उतना क्लियरली सिचुएशंस को देखता हो। तो अपनी अगली 12 मूव्स प्लान करके रखता है इलॉन। ज्यादातर लोग अपनी अगली 1 या 2 मूव्स को सोच कर चलते हैं, और ऐसे लोग बिजनेस की दुनिया में बहुत कम ही समय में गायब भी हो जाते हैं। वही इलॉन मस्क जैसे धुरंधर मार्केट में उतरते हैं और पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगते हैं। अब आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि सिर्फ 5 मूव्स आगे क्यों? इलॉन मस्क की तरह 12 मूव्स आगे का क्यों नहीं, या मैग्नस की तरह 15 मूव्स आगे का क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कारण है। हम में से ज्यादातर की टेंशन होगी कि एक अच्छा प्रमोशन या कोई ऑफ साइट मीटिंग या एनुअल अप्रेजल और बोनस। हमें तो मार्स को अर्थ बनाने की टेंशन लेनी नहीं है। तो 5 मूव्स हमारे लिए काफी हैं। साथ ही साथ 5 मूव्स हमें आगे बढ़ने का जितना मौका देती हैं, पीछे हटने का ही उतना मौका देती हैं। अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर लेंगे तो उससे वापस मुड़ने का ऑप्शन आपके लिए बंद हो सकता है। और सबसे मेजर कारण कि क्यों हम 5 मूव्स की बात करेंगे वो है एनालिसिस पैरालिसिस का। इसका मतलब हुआ कि आपने किसी सिचुएशन को इतना ओवरथिंक कर लिया कि आप उससे पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप प्रैक्टिकली एक्शन में बदल पाओ दोस्तों। साथ ही साथ ये इतनी बेसिक 5 मूव्स होने वाली हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब बिजनेस से जुड़े कई सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं, लेकिन लोग गलती ये कर बैठते हैं कि मान लेते हैं कि सभी सवालों के जवाब हाँ या ना में होने चाहिए। हर सिचुएशन अलग होती है और हर किसी के हिसाब से इन सवालों के जवाब भी बदल जाते हैं दोस्तों। हर किसी को यस या नो के बॉक्स में आप फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब तक पहुंचना कैसे है, ये आप समझ सकते हैं अपने हर मूव के आगे के 5 मूव्स की प्लानिंग करके। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने मूव्स को प्लान करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्या कभी आप किसी ऐसे दौराहे पर खड़े हुए हैं जहां आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आसान और एक सही? ये उतनी अनकॉमन बात है नहीं जितना आप सोचते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि क्या मैं फ्रिज में रखी चॉकलेट खा लूं, आप अपने दोनों आंसर्स को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। हाँ कहा तो बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होगा। ना कहा तो बच्चा जिद करेगा, नखरे दिखाएगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए सही ऑप्शन है। अगर आप फ्री हैं और बच्चे की जिद को मैनेज कर सकते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप पहला ऑप्शन चूज करना चाहेंगे। अक्सर ऐसा होता ही है कि लाइफ की छोटी बड़ी सिचुएशंस में आपके सामने इस तरह के 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं और उन्हें चुनने से पहले आप उसके बाद के रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। यहां आपने सोचा कि आपके यहाँ हाँ या ना का क्या असर होगा और आप उसी तरह काम करेंगे। इसी तरह बिजनेस में भी आपको अपने हर डिसीजन के पहले ये सोचने की जरूरत है कि इसका असर क्या होगा। लेकिन सिर्फ एक स्टेप आगे का सोचने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप यहाँ मिलियंस की डील्स के डिसीजंस लेने वाले हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हर एक बात असल में इसी सवाल से शुरू होती है दोस्तों। खुद को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप जाना किधर चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि 4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर लो, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो और एक आलीशान जिंदगी जियो, या करोड़ों में कमाओ, अपना खुद का प्राइवेट जेट हो, लेकिन काम का स्ट्रेस हो, आप दोनों में से क्या चुनेंगे? बहुत से लोग कहेंगे कि 4 लाख रुपए और कंफर्टेबल जिंदगी, यही तो हमारा सपना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट जेट, अमीर बनना है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम जिंदगी में उतना ही पैसा चाहते हैं जितने में हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हर किसी का पैसे को लेकर, काम को लेकर और मानसिक सुख शांति को लेकर बहुत अलग अलग ओपिनियन है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमीर बनना है तो चैन की जिंदगी छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो पैसे के ऊपर मेंटल पीस को रखते हैं, लेकिन पैसा कमाना है तो 7 घंटे की नींद को भूल जाइए और स्ट्रेस को गले लगा लीजिए।
इससे एक बात साफ है कि हर इंसान के लिए सक्सेस की अपनी अलग परिभाषा या डेफिनेशन है। हर किसी की नजर में पैसे की वैल्यू अलग है और इसीलिए हर किसी के अगले 5 मूव्स भी अलग होंगे। यही कारण है कि अगर आपको ये समझना है कि आपके अगले 5 मूव्स क्या होने चाहिए, तो आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आप कभी आगे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आपका पहला मूव होना चाहिए ईमानदारी से खुद को समझना। अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह साफ कर लीजिए और शुरू से लिखना शुरू कीजिए। आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं। यह अज्यूम बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको भी पैसा कमाकर खुशी मिलेगी, या आपको मिनिमलिस्टिक जीवन चाहिए क्योंकि आप किसी कंपनी के सीईओ या कोई बड़े आर्टिस्ट हैं। खुद को दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर मत तोलिए दोस्तों, अपने लिए डिसीजन खुद लीजिए। अगर आपको साइड इनकम के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, तो आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। एक छोटे कैफे या दुकान के लिए आपको जबरदस्ती अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी टीम और अच्छा एसेट चाहिए। इसलिए पहले ये फिगर आउट करें कि आपकी मंजिल क्या है। अपने पेन का इस्तेमाल करें। बिजनेस में बुरा समय हमेशा आता है। मैं यहाँ आपको एक ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो तो आपको कोई भी बता देगा। मैं वो सच्चाई बताना चाहता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आपको लाइफ की हर चीज मिलेगी, महंगी गाड़ियां, सेलिब्रिटीज से मुलाकात, महंगे कपड़े, सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा बहुत सारा पेन और स्ट्रेस, और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आप अगर ज्यादा दुख को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इस दुनिया में आपके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बचपन में हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ बनने के, कुछ हासिल करने के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ हमारे सपनों के बीच आ जाती है और समय के साथ हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो बैठते हैं। हम जो बनना चाहते थे उससे फोकस हटा देते हैं और जो आसानी से बन पा रहे हैं वो बन जाते हैं। आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये भरोसे की कमी है ना, वो ही आपको आपके अगले मूव्स प्लान नहीं करने देती। हम अपने आप से कहते हैं, क्या फायदा है ऐसे सपने देखने का जो हमारी पहुंच से बाहर है। इससे अच्छा है छोटे सपने देखते हैं जिन्हें पूरा करना आसान हो। इस सोच का साथ आपको इसी पल में छोड़ देना है। आप बड़े नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और बिना प्लानिंग किए आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और ये लेसन हमारे ऑथर पैट्रिक बेट-डेविड ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। 20 साल की उम्र में पैट्रिक हॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे और अगले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को प्लान आउट किया। एक बड़ी जिम चेन में नौकरी करके उसकी हॉलीवुड ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हॉलीवुड के एजेंट से कांटेक्ट बनाएंगे और हॉलीवुड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। ये 1990s की समय की बात है। उन्होंने उस वक्त की वन ऑफ द टॉप जिम चेन्स में जॉब शुरू की। कैलिफोर्निया के एक जिम में 6 महीने जॉब करने के बाद उन्हें प्रमोट करने की बात आई। उन्हें हॉलीवुड से 10 किलोमीटर दूर एक ब्रांच में जाने का ऑफर दिया गया क्योंकि इस ब्रांच की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और पैट्रिक की सेल्स परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। उन्होंने अपने बॉस को साफ साफ बताया कि उन्हें हॉलीवुड वाली ब्रांच में वीकेंड ट्रेनर की नौकरी चाहिए थी। इस पर उनके बॉस ने कहा कि अगर वो इस नई ब्रांच की परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे तो उन्हें हॉलीवुड ब्रांच वाली नौकरी मिल जाएगी। इस रेस में उनके अलावा सिर्फ एक आदमी और था, अरविंद। अगर वो अरविंद से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनकी ड्रीम जॉब उन्हें दे दी जाएगी। पैट्रिक बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। 3 ही महीने में उन्होंने सेल्स को 40% से 110% पे पहुंचा दिया। इसके बाद उन्हें जिम के मैनेजर्स ने मीटिंग के लिए बुलाया। पैट्रिक को यकीन था कि अब उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। उनके आने पर सबने उनकी बहुत तारीफ की और फिर उन्हें 6 महीने के लिए उसी जिम में हायर पे पर काम करने का ऑफर दिया। पैट्रिक का खून खौल गया। उन्होंने कहा, मैंने साफ कर दिया था कि मेरा इंटरेस्ट हॉलीवुड वाली ब्रांच में है, वीकेंड ट्रेनर की पोजीशन में। मेरा मेरिट भी इस कंपनी में बहुत अच्छा था और मुझे इस ब्रांच की सेल्स बढ़ाने के बदले वो जॉब प्रॉमिस की गई थी। इस पर सबने कहा कि ये फाइनल ऑफर है। वो शांत दिमाग से इस ऑफर के बारे में सोचकर बताएं। पैट्रिक पार्किंग लॉट में टहलने लगे। वहां उन्हें पता चला कि अरविंद को वो जॉब दे दी गई है। अरविंद की परफॉर्मेंस उनसे बहुत कम थी, लेकिन वो 6 साल से इस जिम चेन में थे, जबकि पैट्रिक को 9 ही महीने हुए थे। उनके बॉस को पता था कि पैट्रिक को वो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसने फेक प्रॉमिस किया था ताकि पैट्रिक उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। पैट्रिक ने उसी रात अपनी जॉब छोड़ दी। उनके कलीग्स, दोस्त और उनके परिवार वालों ने कहा कि उनका डिसीजन गलत है, लेकिन पैट्रिक ने तय कर लिया था कि वो ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां लोग अपने शब्दों की इज्जत नहीं करते। रात को बिस्तर पर लेटकर पैट्रिक ने दोबारा सोचा कि अब वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करेंगे। उस रात उन्होंने अपनी आगे के मूव्स को पहली बार प्लान किया। उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। ये पहली बार था कि उन्होंने तय किया उन्हें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और इस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
पैट्रिक की कहानी से आपको भी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा, कोई घटना याद आई होगी जब आपके डिजर्विंग होने के बाद भी आपको आगे बढ़ने से रोक दिया गया होगा। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कितना पावरलेस, दुखी और हेल्पलेस महसूस होता है तब? बस इस फीलिंग को पकड़ लीजिए, आपकी सक्सेस के लिए यही फ्यूल है। शर्मिंदगी की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जब इलॉन मस्क 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से कनाडा के लिए निकल गए थे, उनके पिता को उन पर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। 2017 में एक इंटरव्यू में इलॉन ने बताया था कि उनके घर से निकलते वक्त लगातार उनके पापा उनसे कह रहे थे, तुम 3 महीने में यहीं वापस आ जाओगे, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम बेवकूफ हो। यही नहीं, शार्क टैंक में आने वाली बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बारबरा कॉर्कोरन की भी ऐसी ही कहानी है। 1973 में 23 साल की उम्र में वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती थी। वहां आने वाले एक रेगुलर कस्टमर ने उन्हें $1000 उधार दिए अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए। कुछ ही साल बाद उन दोनों ने शादी कर ली और बारबरा एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी चलाने लगी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हम में से कोई बारबरा के बारे में नहीं जान पाता, लेकिन उनके पति ने उनकी असिस्टेंट से शादी कर ली और उन्हें अपने घर से निकालते वक्त कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। 2016 में एक इंटरव्यू में बारबरा ने बताया था, मैंने उसकी इस बात को रोकर जाने नहीं दिया, मैंने अपने गुस्से को ही अपना साथी बनाया। मैंने तय किया कि मुझे उस आदमी को गलत प्रूव करना है, इसलिए आज मैं यहां तक पहुंची हूं। बारबरा ने अमेरिका की बेस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट फर्म बनाई, उसे $66 मिलियन में बेचा, अपनी किताब लिखी और शार्क टैंक में भी वो एक स्टार बन के उभरी। उनका कहना है कि हर सफल इंसान की जिंदगी में एक इंसान जरूर होता है जिसने उन पर भरोसा नहीं किया, और यही दर्द होता है जो उन्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता रहे। दोस्तों, इस तरह के हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां सफल लोगों पर किसी ने डाउट किया और इसी डाउट को उन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया। आपको अपने हेटर्स का इस्तेमाल करना है खुद से उस आग को जिंदा रखने के लिए जो आपको आगे बढ़ाएगी। इस तरह की शर्मिंदगी, डिमोटिवेशन आपकी सबसे अच्छी मोटिवेशन बन सकती है। उन टीचर्स, बॉस, रिश्तेदारों या कोचेस के बारे में सोचिए जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया और उन्हें गलत साबित करके दिखाइए। एक बिजनेस में समय समय पर आपको अपने अंदर की आग की जरूरत पड़ेगी और आपको यही हेटर्स मदद करेंगे। अगर नहीं, जब आपने कितनी बार खुद से कहा है कि अगर मेरा अपना घर होता या अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं ऐसा करता, वैसा करता, या अगर मेरा अपना खुद का बिजनेस होता तो मैं इस तरह पैसे को इन्वेस्ट करता। अगर शब्द का इस्तेमाल करते ही आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप अपने सपनों पर भरोसा नहीं करते। अपने भविष्य पर यकीन करिए। आप जो बनना चाहते हैं उसको सच मानिए। ये मानिए कि एक दिन आप उस मुकाम पर होंगे। अगर को जब से बदल दीजिए। जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप अपनी कंपनी को पब्लिक करेंगे, जब आप अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद लेंगे, वगैरह वगैरह। अपने फ्यूचर सेल्फ पर भरोसा करिए। आईबीएम के फाउंडर थॉमस जे वॉटसन का कहना है, आईबीएम को यहां पहुंचाने के लिए मैंने बस 3 स्टेप लिए। सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में एक मॉडल तैयार किया कि मेरे सपनों की कंपनी आईबीएम कैसी दिखती होगी। तय करने के बाद मैंने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी के लोग किस तरह बिहेव करते होंगे, किस तरह एक्ट करते होंगे। एक बार जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे आईबीएम को कितना बड़ा बनाना है और इतनी बड़ी कंपनी के लोग कैसे एक्ट करते होंगे, बस एक ही काम बचा था, आज से ही वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो तो हमें आज से ही वैसे बिहेव करना होगा जैसे एक सक्सेसफुल कंपनी के एम्प्लॉय करते हैं। इस मंत्र को मैं भी मानता हूं। कहीं पहुंचने के लिए आपको शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगी तब करूंगा, तो ये गलती मत कीजिए। आज से शुरू कीजिए। और इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी आप रिच डैड पुअर डैड जैसे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबों की बुक समरी सुन सकते हैं। भविष्य पर विश्वास करना एक ऐसी क्वालिटी है जो हर लीडर में होनी चाहिए। दुनिया के बेस्ट लीडर्स में ना सिर्फ भविष्य की सच्चाई पर यकीन करने की एबिलिटी होती है, बल्कि साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करके उनके विजन को पूरा करने की भी एबिलिटी होती है। May 25, 1961 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी स्पीच में एक स्पेशल मैसेज दिया था कि कांग्रेस का जॉइंट सेशन होना चाहिए क्योंकि यही देश की जरूरत है। जॉन एफ कैनेडी का गोल साफ था, इस दशक के खत्म होने से पहले एक इंसान को चांद पर लैंड करना और सुरक्षित धरती पर वापस लाना। ये उनका गोल था, मेन गोल। दशक खत्म होने से बस कुछ महीने बचे थे कि जुलाई 20, 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले दुनिया के पहले शख्स बने। जेएफके का विजन ही था जिसने चांद पर पहुंचने जैसे काम को पॉसिबल बनाया। इस तरह आपको भी अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को लीड करना है और इसके लिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ अपने फ्यूचर ट्रुथ पर यकीन करें बल्कि अपने एम्प्लॉइज को
भी उस विजन में विश्वास दिलाएं। खुद को पुश करने के लिए अपने हीरोज का इस्तेमाल करिए। अगर आप जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको अपने हीरोज को फॉलो करना होगा। मेरे ऑफिस में मैंने अपने हीरोज की एक पेंटिंग लगा रखी है। उस पेंटिंग में मेरे सभी हीरो हैं। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, महाराणा प्रताप, B.R. अम्बेडकर, एल्बर्ट आइंस्टाइन और गोस्वामी तुलसीदास। अब आप सोच रहे होंगे इतने अलग अलग हीरोज, इनमें से आधों की तो आइडियोलॉजी और सोच भी नहीं मिलती होगी, फिर ये मेरे हीरोज क्यों हैं और सब एक साथ एक पेंटिंग में हैं क्यों? मेरे हर हीरो से मैं अलग सीख लेता हूं। मार्टिन ल्यूथर किंग ने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई की और अपने विचारों के कारण मारे जाने पर भी अमर हो गए। इनसे मैं सीखता हूं कि अपने विचारों की जीत के लिए किसी से भी डरना नहीं चाहिए। एरिस्टोटल उस जमाने में जीवन, यूनिवर्स और सही गलत की बहुत बहुत जानकारी रखते थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट को एडवाइस करते थे। उनसे मैं सीखता हूं कि जीवन में स्लो डाउन करके इस जीवन की गहराइयों को समझना चाहिए। हर दिन अपने दिमाग को खुलकर सोचने का समय देना चाहिए। महाराणा प्रताप वो राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की फौज को अपनी हिम्मत से ही नाको चने चबा दिए। ये जानने के बाद भी अकबर की सेना उनकी सेना से बहुत बड़ी है और ताकतवर है, उनकी हिम्मत नहीं डगमगाई। और उनसे मैं ये सीख लेता हूं कि सामने खड़ी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। B.R. अम्बेडकर का हमारे देश का संविधान बनाने तक हर कदम पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और समाज के लिए निचले हिस्से से आने के बाद भी, डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद भी उन्होंने हिस्ट्री में अपना एक अलग नाम बनाया। उनकी कहानी मुझे खराब से खराब सिचुएशंस में भी मोटिवेट करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम से मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, शायद क्योंकि आधे से ज्यादा तो वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर मैथ्स को पॉपुलर बनाया जब लोगों को इस फील्ड में बिल्कुल ना के बराबर जानकारी थी। इससे मुझे सीखने को मिलता है कि एक अनकॉमन इंडस्ट्री में कदम रखने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो लोग आपके पीछे चलेंगे, चाहे वो आपकी बात समझ भी ना पाते हो। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में रामायण का अनुवाद करके रामचरितमानस लिखी थी। इसके कारण उस समय का समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन उनका मानना था कि आम लोगों के लिए भी रामायण अवेलेबल होनी चाहिए ना। उनसे मैं ये सीखता हूं कि हाई एंड प्रोडक्ट को मासेस के लिए अवेलेबल कैसे कराना है। मेरे ये सारे हीरोज मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और जब भी मैं अपने ऑफिस में घुसता हूं मुझे मेरे सारे लेसन याद आते हैं। इस तरह आप भी अपने वर्क प्लेस और ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं जो आपको इंस्पायर करते हो सकता है कोई मैगजीन कवर या कोई पोस्टर आप अपनी स्ट्रगल के दिनों में अपनी अलमारी पर चिपका कर रख सकते हैं। उस पोस्टर को अपने ऑफिस में जरूर लगाएं ताकि जब भी आप उसे देखें आपको याद आए कि आपको अभी और कितना आगे जाना है। आपका दूसरा मूव होगा अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की स्टडी करना, और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आप। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि किसी को एकदम से बिजली के झटके की तरह इंस्पिरेशन आती है और उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। असल जिंदगी में आपको खुद को स्टडी करना पड़ता है। ग्रीक पोएट पिंडार का कहना था, बिकम हु यू आर बाय लर्निंग हु यू आर। यानी आप जो हैं वो बनने के लिए आप क्या है ये सीखना और जानना ज्यादा जरूरी है। आप एक दिन में 300 सेल्स कॉल्स कर सकते हैं, 12-13 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकते हैं, आप हफ्ते के 7 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद को डिस्कवर करने बैठेंगे आपको बाकी सारे काम आसानी लगेंगे। खुद को समझने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है और इसलिए हर कोई इस मूव को नजरअंदाज कर देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनका एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में 3 चीजें सबसे हार्ड है, स्टील, डायमंड और खुद को समझना। सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन ही नहीं, रूमी, एरिस्टोटल, लाओ त्जू से लेकर रैल्फ एलिसन और थेल्स ऑफ मिलेटस के भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप अक्सर एक जॉब ढूंढते हैं, जॉब आपको मिल जाती है और फिर आप खुद को उस जॉब के हिसाब से ढाल लेते हैं। आपकी इच्छाएं, पसंद नापसंद, हॉबीज सब उस जॉब के हिसाब से ही तय होते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस जॉब से चिढ़ने लगते हैं और आपको लगता है कि इस जॉब में चैन नहीं है, लेकिन क्या करें, घर के बिल्स तो भरने ही हैं। फिर आप बेमन से वो जॉब करते रहते हैं और दिल बहलाने के लिए आप कभी कभार छुट्टी पर चले जाते हैं या दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं। और फिर जब आपसे आपकी जॉब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आप एकदम बर्नआउट हो जाते हैं, तो आप वो जॉब छोड़ देते हैं। जॉब छोड़कर आप कुछ दिन ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप कहीं और जॉब करने लगते हैं और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। अगर ये सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ यार हमारी लाइफ की तो यही कहानी है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने हिसाब से नौकरी को अलाइन नहीं किया, बल्कि अपनी नौकरी के हिसाब से खुद को अलाइन कर दिया। क्या होता है जब आप अपनी नौकरी को अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं, इस पर बाद में आते हैं। पहले ये बात करते हैं कि आप ऐसा करेंगे कैसे। जब आपने अपनी पहली मूव डिसाइड कर ली है, यानी आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं।
ट्रस्ट मी, एक बार आप खुद को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो आपको तो एक अलग ही फ्रीडम महसूस होगी। आप अपने आप से ही इतना पावरफुल महसूस करेंगे मानो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है। अपनी नौकरी को अपने साथ अलाइन करने के लिए पहले खुद को जानें। आप हैं कौन, आपकी पसंद क्या है, आपको क्या करने से खुशी मिलती है। आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं। समीर ने 30 साल का होने से पहले ही 12 जॉब चेंज किए थे। मेरी उससे मुलाकात हुई थी तब जब उसने मुझे इंश्योरेंस बेचा था, और इंश्योरेंस सेल्समैन होने के बाद भी उसने आधा दर्जन जॉब्स बदली थी। तो एक दिन समीर ने मुझे फोन करके मिलने बुलाया। मैं आया तो देखा समीर बड़ा परेशान सा, अस्त व्यस्त सा लग रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने आज ही अपनी जॉब छोड़ दी। फिर वो बताने लगा कैसे उसका बॉस हमेशा उसे ही टारगेट करता था और कैसे कभी उसकी तारीफ नहीं होती थी, और उसने परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। मैं सुनता रहा। उसका रैंट खत्म होने के बाद मैंने कहा, यार एक बात बोलूं, थोड़ा चुभेगी लेकिन तेरे लिए जानना जरूरी है। उसने हाँ करके सर हिलाया। तो मैंने कहा, क्या हर बार तेरे जॉब छोड़ने में तेरे बॉस की ही गलती होती है? क्यों कभी तुझे नहीं लगता कि तुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए? मेरी बात सुनने के बाद उसने अपने गुस्से को अलग रखकर अपने अंदर झांका। उसने मुझे बताया कैसे उसने एक लड़के को हायर किया था जो अब उससे ज्यादा सैलरी पा रहा था, और उसे देखकर समीर को चिढ़ होती थी। इसके साथ साथ उसका बॉस उसे ही डांटता था क्योंकि वही अपने काम में अच्छा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करना चाहते हो, और समीर का जवाब सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। एक कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले समीर को बच्चों को स्कूल में फुटबॉल सिखाने का मन था। वो चाहता था कि महीने का 30-35 हजार रुपए कमा सके जिससे उसका घर चल जाए। वो एक ऐसी जॉब चाहता था जिसमें उसके पास घर पर बिताने के लिए टाइम हो, छुट्टी लेने की आजादी हो, ठीक ठाक पैसे हो और अपनी टीम के साथ बांटने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स हो। लेकिन खुद से पूछने के बजाय कि उसे क्या चाहिए, वो दूसरों को देखा देखी तय कर रहा था कि उसे क्या जॉब करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें सोसाइटी सिखाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमीर होने का टारगेट रखना चाहिए, सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए, वो नहीं तो कम से कम ऑफिस जाने वाली नौकरी तो होनी ही चाहिए। ऐसे में हमें लगता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्यादा पैसे कमाना हमारा मकसद है। लेकिन आप क्या काम करने में खुश हैं? आपकी लाइफ का गोल यही होना चाहिए कि आप वो लाइफ जिएं जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है तो उस रास्ते को चुनिए, लेकिन जब तक आप अपने हिसाब से अपने काम को अलाइन नहीं करेंगे तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। समीर की तरह ही बहुत से लोग हैं जो दूसरों के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, अपनी डिसीजन लेते हैं और लाइफ में फॉल्स मोटिवेशन का पीछा करते रहते हैं। जब तक आपको मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा, आप लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। शायद 1 महीने तक आप सोचते भी रहे कि फला इतना कमा रहा है तो मुझे भी ये हाई पेइंग नौकरी करनी चाहिए, लेकिन एक समय के बाद आप थक जाएंगे और बिना असली मोटिवेशन के आप अपने काम पर वापस नहीं लौट पाएंगे। सवाल आता है कि गुड चुने या बेटर। ऑथर रे डालियो ने एक बार कहा था, क्रिएटिविटी और मेहनत हमें लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज दिला सकती है, लेकिन हर चीज नहीं। मेरा मानना है कि कभी कभी हर चीज पाने की जरूरत ही नहीं है। मैच्योरिटी इसमें है कि हम अच्छी चीजों को छोड़ दें ताकि उससे भी बेहतर चीजों की हमारी लाइफ में आने की जगह बन रही है। जब आप अपने आप के साथ ईमानदार होते हैं, आप हर चीज पाने की चाहत रखना भी छोड़ देते हैं। आप खुद को जान चुके हैं, आपको जीवन में कहाँ जाना है ये भी जान चुके हैं। ऐसे में आपको पता है कि आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, और कुछ और मिलने पर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये कैसे पता करना है कि आप अपने साथ ईमानदार हैं या नहीं? बहुत आसान है। सिर्फ ये नोटिस करिए कि आपको दूसरों से जलन होती है या नहीं। अगर किसी और के पास कोई जॉब है जिसे देख के आपको लगता है गुड फॉर देम, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब ठीक है, मैं अपनी जॉब से खुश हूं, लेकिन फिर भी मुझे उससे थोड़ी जलन हो रही है, तो ट्रस्ट मी, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप उस जॉब में खुश नहीं है। ये आपके लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। पता है, अगर आप कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए लेकिन असल में मीन नहीं करते, तो आपकी जलन आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी। आप जो चाहते हैं उसके लिए खुद से ईमानदार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप उसके लिए एफर्ट करने से, मेहनत करने से डरते हैं। वो डर किसी भी कारण से हो सकता है। लोगों के मजाक उड़ाने से लेकर फेल होने तक किसी भी चीज का डर आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों के डर से खुद से झूठ बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा बुरा अपने साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा जरूरी है खुद से ईमानदार रहना, उतना ही जरूरी है खुद से बेईमान लोगों से दूरी बनाए रखना। आपकी सक्सेस सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करती, आपके आसपास के लोगों पर भी करती है। खुद से ईमानदार इंसान हमेशा दूसरों की सक्सेस पर खुश होता है,
क्योंकि वो जानता है कि उसकी लाइफ में उसे क्या चाहिए और वो पाने के लिए उसे क्या करना है। लेकिन उससे उलट खुद से बेईमानी करने वाले लोग दूसरों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। यही नहीं, जब कोई इंसान जो पाना चाहता है उसके लिए मेहनत नहीं करता तो वो शॉर्टकट अपनाता है। ऐसे लोगों से जिंदगी में हमेशा दूरी बनाकर रखिए। वो खुद की मेहनत से बचने के लिए आपकी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे। वो अपनी गलती का इंजाम भुगतने के लिए आपको आगे कर देंगे और आपके हार्डवर्क का क्रेडिट लेने के लिए खुदा। मेरा वाय क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? आपके पास एक सॉलिड जवाब होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और सॉलिड जवाब का मतलब ये नहीं शायद मैं ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूं या ये तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। आप कोई भी काम खुद के लिए क्यों कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए। हर किसी के हर काम के पीछे एक क्यों जरूर होता है, लेकिन अक्सर लोग इसके पहले लेवल तक ही जवाब ढूंढकर रुक जाते हैं, जबकि क्यों के पीछे 4 लेवल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस पेपर में मैस्लो ने इंसान की जरूरतों की बात की है। अगर आप मौत के सामने खड़े हैं तो आप अपनी लाइफ का पर्पस नहीं देखेंगे। अगर आपके सामने अपने बच्चों को खाना खिलाने का टारगेट है तो आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। सीधी सी बात है कि जरूरतें इच्छाओं से ऊपर होती हैं। इस तरह आपके वाई के भी 4 लेवल बनते हैं। सबसे पहला लेवल है सर्वाइवल। हर इंसान अपने बेसिक बिल्स भरने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए नौकरी करता है। आपके काम के पीछे सबसे पहला वाई यही है कि आपको जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। दूसरा लेवल है स्टेटस। लोग एक 6 या 7 फिगर की सैलरी चाहते हैं। क्या उनकी प्राइमरी जरूरतें बढ़ जाती हैं? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन वो महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने लगते हैं, महंगी जगह खाना खाने लगते हैं। क्यों? स्टेटस मेंटेन करने के लिए। ये स्टेटस हमें तब तक याद नहीं आता जब तक हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदा रहने भर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हम स्टेटस मेंटेन करने लग जाते हैं। इस लेवल तक आते आते ज्यादातर लोग सेटल हो ही जाते हैं। उनकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और उनका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तीसरा लेवल है फ्रीडम। यार आपका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि साल भर का ब्रेक लेकर वर्ल्ड टूर कर लूं। काम की टेंशन ना हो, पैसे की कमी ना हो, आराम से काम से ब्रेक लेकर घूमता रहूं। फिर मेरा बैंक बैलेंस मुझे जोरदार थप्पड़ लगाकर रियलिटी में वापस लाता है। लेकिन फ्रीडम का मतलब है कि आप इतने केबल हो कि अपनी 6 डिजिट सैलरी वाली जॉब छोड़कर ब्रेक ले लो। यहाँ इंसान आजाद होता है, उसकी नौकरी उसकी जरूरत या मजबूरी नहीं होती। इस लेवल तक बहुत कम ही लोग पहुंचने का टारगेट करते हैं और उससे भी कम ही लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहां आने के बाद लोग रुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों? समझाता हूं। आप नौकरी क्यों कर रहे थे? ताकि आप एक दिन इतने आजाद हो सकें कि आपको फिर कभी किसी के लिए काम ना करना पड़े, राइट? इस स्टेटमेंट के साथ 2 चीजें गलत है। पहला कि अगर आपके वाई का आंसर फ्रीडम है तो आप बहुत सेल्फिश कारणों से मोटिवेटेड हैं और ये मोटिवेशन ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। इंसान अपनी खुशी की परवाह करता है, लेकिन अपने आसपास वालों की खुशी की भी परवाह करता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो आप इस सेल्फिश अप्रोच से बहुत जल्द ऊब जाएंगे। और दूसरा, कुछ ना करना लाइफ में उसकी वैल्यू छीन लेता है। 4 दिन तक बिना पर्पस के जीना अच्छा लगता है, 5वें दिन आप अपनी लाइफ के मतलब पर ही सवाल करने लगते हैं। आप कुछ ना करने से बोर हो जाते हैं। यही 2 कारण हैं कि इस लेवल पर पहुंचकर इंसान कुछ समय बाद या तो केवल नीचे चला जाता है या एक लेवल ऊपर निकल जाता है। चौथा लेवल है पर्पस। आप दुनिया में कैसे याद रखे जाना चाहते हो, ये सवाल खुद से पूछिए और जो आपको जवाब हो वही आपका पर्पस है। दूसरों की लाइफ पर एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ना, लोगों की मदद करना, आपका दुनिया में काम क्या है ये सोचना, ये वाई का चौथा लेवल है। एलॉन मस्क आज क्या कर रहा है? वो सिर्फ पैसे कमाकर अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर नहीं बना रहे। यहाँ तक कि आज तक उनका खुद का कोई घर नहीं है। उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होंगी, बट वो अभी भी अगर किसी दूसरे शहर जाते हैं तो अपने दोस्तों के यहाँ रुक जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में नहीं। वो मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? क्या आपको लगता है कि अपने लाइफ टाइम में एलॉन मस्क मार्स पर जाकर रहने लगेंगे? शायद नहीं। वो ये आने वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को ऐसे याद आना चाहते हैं। पर्पस के लेवल पर बहुत मोटिवेशन होता है और आप अपना काम हमेशा करते रहना चाहते हैं, लेकिन यहां तक बस गिनती के कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं।